जब ये वाला बार आ जाएगा तो अभी स्लाइड नहीं होगा, तब इस पे इतना ही प्रेशर के साथ लिखना पड़ेगा। अच्छा, प्रेशर करना है। जब ये हटेगा तब स्लाइड चेंज होगी। अच्छा जब ये हटेगा, जब ये वाला बार दोबारा आता है के बाद अच्छा चेंज करेंगे, बस इसको घुमाइएगा थोड़ा सा। अच्छा अच्छा। पिछले क्लास में हम लोग मैकेनिक्स के बारे में पढ़े थे। मैकेनिक्स क्या होती है, उसकी कौन कौन से ब्रांचेज होती है, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैकेनिक्स संबंधित कुछ नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हम न्यूटन के पहले नियम के बारे में डिस्कस करते हैं कि न्यूटन का पहला नियम क्या है। न्यूटन का पहला नियम, तो न्यूटन के पहले नियम के अनुसार आप देख सकते हैं कि न्यूटन का पहला नियम ये कहता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि वो गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी। यानी वो अपने अवस्था को मेंटेन किए हुए है, तब तक मेंटेन किए हुए है जब तक कि कोई आप बाह्य बल उसके ऊपर ना लगाए। जैसे सपोज कीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब तक आप कोई बाह्य रूप से बल नहीं लगाते हैं इसके ऊपर, तब तक ये अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं करेगा, यानी ये गति अवस्था में नहीं आएगी। कब तक नहीं आएगी? जब तक कि आप कोई बाह्य बल इसके ऊपर नहीं लगाते हैं। तो यही न्यूटन का पहला नियम में यही कहा गया है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट गति में है तो गति में ही रहेगी, और यदि वो विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि आप कोई बाह्य बल उसके ऊपर नहीं लगाते हैं। तो यह कैसा कॉन्सेप्ट देता है? यह कॉन्सेप्ट देता है इनर्शिया का, जड़त्व का कॉन्सेप्ट देता है। जड़त्व क्या है? इनर्शिया का कॉन्सेप्ट देता है, इनर्शिया का, जिसे हम लोग बोलते हैं जड़त्व। इनर्शिया क्या है? जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जब तक इस वस्तु के ऊपर आप कोई बाह्य बल नहीं लगाते हैं, फोर्स नहीं लगाते हैं, तब तक ये अपनी अवस्था को परिवर्तन नहीं करेगी। अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि कोई आप बाह्य बल इसके ऊपर नहीं लगाते हैं। तो यही आपका न्यूटन का पहला नियम है, जो कि कॉन्सेप्ट देता है किसका? इनर्शिया का कॉन्सेप्ट देता है, जड़त्व का कॉन्सेप्ट देता है। न्यूटन का दूसरा नियम भी दिया गया है। न्यूटन का दूसरा नियम में क्या कहा गया है? दूसरा नियम, न्यूटन का दूसरा नियम ये कहता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर आप बल लगाते हैं तो उसके अंदर गति होगी, और वो जो गति होगी वो फोर्स के बारे में डिफाइन करेगा। और इसमें ये कहा गया है कि F प्रोपोर्शनल होता है dp अपॉन dt के। अब dp और dt क्या है? dp और dt न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार कहा गया है यह प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt, यानी यह प्रोपोर्शनल होता है dp अपॉन dt के, जिसके अनुसार F इक्वल टू dp के साथ लिख सकते हैं mv अपॉन dt। यम को बाहर रखेंगे तो हो जाएगा mdv अपॉन dt। mdv अपॉन dt को लिख सकते हैं क्या? a। तो यहाँ से न्यूटन का नियम आता है F इक्वल टू ma। यहाँ से हम फोर्स के न्यूटन के परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे कि F क्या? जिस भी किसी वस्तु के पास मास होता है, द्रव्यमान होगा, तो वो एक फोर्स लगाएगी। जिसके पास भी द्रव्यमान होगा
वो बल लगाती है, फोर्स को लगाती है। जैसे इसको हम समझ सकते हैं, न्यूटन के मात्रक, जो बल का मात्रक दिया गया है, बल का मात्रक कौन कौन सा होता है? आप जानते हैं F इक्वल टू होता है एम ए, तो एम को लिखते हैं हम लोग केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, या इसको लिखते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी का मात्रक होता है न्यूटन, डाइन, केजीएफ और स्थिर। ये बल के मात्रक होते हैं। एक वन स्थिर इक्वल टू होता है 1000 न्यूटन, 1000 न्यूटन होता है। अब पढ़ेंगे हम लोग बल का क्या क्या लक्षण होता है। बल के लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। बल के लक्षण के बारे में पढ़ेंगे तो बल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें चार चीजों की आवश्यकता थी। सपोज कीजिए कोई वस्तु है, इसके ऊपर हम बल लगाते हैं, तो बल के लिए एक तो आपको परिमाण चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, दूसरा दिशा चाहिए, फिर तीसरा आपको पॉइंट ऑफ एक्शन चाहिए, और चौथा आपको ये लाइन ऑफ एक्शन चाहिए। पॉइंट ऑफ एक्शन और लाइन ऑफ एक्शन, चार चीजों की आवश्यकता हमें होती है। न्यूटन का तीसरा नियम देखेंगे। न्यूटन के तीसरे नियम में कहा गया, जैसे सपोज कीजिए कोई वस्तु है, तो इस वस्तु का नीचे क्या होगा? भार काम करेगा, भार W इक्वल टू mg काम करेगा। न्यूटन के तीसरे नियम में कहा गया है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया बल होती है। जैसे आपका भार जो है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो जो प्रतिक्रिया काम करेगा, रिएक्शन काम करेगा, वो ऊपर की तरफ काम करता है। तो ये प्रतिक्रिया क्रिया के बराबर होती है, प्रतिक्रिया बल क्रिया बल के बराबर होती है और विपरीत होती है। तो न्यूटन के तीसरे नियम में कहा गया है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। अगला है आपका तनाव के बारे में। तनाव, टेंशन क्या होता है? तनाव, सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसको आप खींच रहे हो, इधर से एक फोर्स लगा दिया, इधर एक फोर्स लगा दिया, आप इसको खींच रहे हो, तो खींचने से लंबाई क्या होगी? इसकी जो लंबाई होगी वस्तु की, वो बढ़ जाएगी, लंबाई बढ़ जाती है। यदि लंबाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा? लंबाई बढ़ेगी तो हम कहेंगे कि इसके ऊपर एक तनाव बल काम करेगा, टेंशन काम करेगा। जैसे सपोज कीजिए एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग यहाँ पे ऐसे लटका हुआ है, स्प्रिंग के ऊपर आप फोर्स लगा के नीचे की तरफ ले जा रहे हैं, तो स्प्रिंग क्या होगी? नीचे की तरफ जाएगी, तो लंबाई बढ़ जाएगी। एक क्रिया इधर काम करे तो प्रतिक्रिया ऊपर, तो यहाँ पर ये तनाव बल कार्य करता है, तनाव बल कार्य करता है। इसी का उल्टा होता है संपीड़न बल, कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स में क्या होगा? कंप्रेसिव फोर्स में क्या होगा कि जब हम इस ऑब्जेक्ट को दबाते हैं, दोनों साइड से प्रेशर लगाएंगे, तो इसकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी? लंबाई घट जाती है, लंबाई घट जाती है, लंबाई घट जाएगी, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? संपीड़न बोलते हैं, कंप्रेसिव फोर्स बोलते हैं। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, फिगर में यहाँ पे एक फोर्स यहाँ पे F काम कर रहा है, ये बाहर की तरफ है, तो हम कहेंगे इसके अंदर
तनाव बल काम कर रहा है। और जब इसी को हम अंदर की तरफ प्रेस करते हैं तो हम कहते हैं कि इस पे कंप्रेसिव फोर्स काम करता है, कंप्रेसिव फोर्स काम करता है। ये तनाव बल हो गया। संपीड़न बल क्या होगा? संपीड़न बल के केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फोर्स काम करता है, यहाँ पे एक फोर्स काम कर रहा है, ये फोर्स काम कर रहा है। इन दोनों का एरो देखेंगे, एरो एरो आप देख सकते हो। आप कहोगे कि एरो, ये एरो भी अंदर की तरफ है, ये भी आपका अंदर की तरफ है। अंदर का मतलब क्या होगा कि हम इस पिंड को क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं। दबाएंगे तो इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई घट जाती है। जब ऑब्जेक्ट की लंबाई घट जाएगी तो हम कहेंगे उसके ऊपर कौन सा बल काम करता है, संपीड़न बल काम करेगा। संपीड़न बल, या संपीड़न बल को प्रणोद भी कहा गया है, थ्रस्ट भी कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है जिसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जिसे बोलते हैं हम लोग बलों के भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। बलों के भौतिक स्वतंत्रता के सिद्धांत में कहा गया है, बलों के भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत कहा गया है, सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आप बहुत सारे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, ये P Q, ऐसे आपने इधर से फोर्स लगा दिया R, ये फोर्स आपने लगा दिया R। तो जब यदि आप P को हटा दीजिए तो इसका प्रभाव R के ऊपर नहीं पड़ेगा। मतलब ये हो गया कि यदि आप P को हटा देंगे तो यहाँ पे R फोर्स काम करेगा और इधर आपका Q फोर्स काम करता है। तो P का Q या R पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कहा गया है कि जब किसी पिंड पर अनेक बल एक साथ काम करे तो इनमें से प्रत्येक बल पिंड पर अपना प्रभाव स्वतंत्र रूप से इस प्रकार डालता है कि अन्य बल पिंड पर न लगे हों। अर्थात प्रत्येक पिंड बल का पिंड पर प्रभाव अन्य बलों पर आश्रित नहीं होता। कोई भी बल एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। जैसे सपोज कीजिए आपका रस्सी है या चेन है या छड़ है, तो रस्सी के केस में क्या है, रस्सी में आप एक साइड से फोर्स लगाते हैं तो इसका प्रभाव दूसरे साइड नहीं पड़ेगा। इसका अपना सिग्निफिकेंस है, इसका अपना सिग्निफिकेंस है। कोई भी एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता, डिपेंडेंट नहीं होता, सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, इसको कहा गया भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत, यानी फिजिकल रूप से एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं। अगला देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बलों के अस्थानांतरशीलता का सिद्धांत। इसके अनुसार क्या कहा गया है, बलों के स्थानांतरशीलता के सिद्धांत में क्या कहा गया है, कहा गया है कि सपोज कीजिए कोई पिंड है, ठीक है, ये कोई पिंड है, इसके ऊपर आपने एक फोर्स लगा दिया है। जब इस फोर्स को लगाते हैं तो ये इसका परिमाण हो गया, ये इसका हो जाएगा पॉइंट ऑफ एक्शन, और ये जो रेखा आपको दिख रही है इसको बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन, क्रिया रेखा बोलेंगे। तो ये बल अपने लाइन ऑफ एक्शन के हर एक बिंदु पर, चाहे सरफेस में लीजिए, चाहे वो उसके अंदर लीजिए या सेंटर पे लीजिए, हर एक बिंदु पर जो इसका प्रभाव होगा, इफेक्ट होगा, वो एक बराबर रहता है। यानी F यदि आप बल यहाँ पे लगाते हैं तो यही F का मान A B C G हर जगह ये F ही काम करेगा। तो अस्थानांतरशीलता सिद्धांत में क्या कहा गया है, कहा गया है कि कोई दृढ़ पिंड या किसी वस्तु की क्रिया रेखा पर कोई बल कार्य करता है तो उस बल को उसकी क्रिया रेखा के अन्य बिंदु पर कार्य करता हुआ माना जा सकता है। जैसे सपोज कीजिए ये कोई बीम है, इस पे आप फोर्स लगाते हैं तो इस जब आप फोर्स लगाएंगे तो इस फोर्स का एक क्रिया रेखा होगा। तो ये हम मान सकते हैं कि यदि यहाँ पे W है तो इधर भी W होगा, इधर भी W होगा। इसका मतलब ये अपने बल को स्थानांतरित करता है। यही आपका स्थानांतरशीलता का सिद्धांत है कि किसी पिंड पर जब हम बल लगाते हैं तो उसकी क्रिया रेखा के प्रत्येक बिंदु पर बल का मान एक समान
होता है। ये बलों के असांतत्यता का सिद्धांत हो गया। ओके, थैंक यू।